वेलकम वेलकम। ये सब तो पढ़ा दिए यार, ट्रांसफार्मर वगैरह। ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ा दिए ना। चलिए अब बैटरी वगैरह सेल वगैरह को देखते हैं। बैटरी या सेल को देखते हैं। सेल क्या होता है? ये एक स्टोरेज डिवाइस है। कौन सा है? ये एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। किस करंट को स्टोर करता है? डीसी करंट को। डीसी करंट को स्टोर करके रखता है सेल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है सेल में। सेल दो टाइप के होते हैं। सेल दो टाइप के होते हैं। एक होता है चार्जेबल, एक होता है नॉट चार्जेबल। नॉट चार्जे नॉट चार्जेबल और एक होता है चार्जेबल। चार्जेबल जो चार्ज नहीं हो सकता है ना, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी जो चार्ज नहीं हो सकता उसे प्राइमरी कहते हैं। जो चार्ज हो सकता है इसे कहते हैं सेकेंडरी। इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी कहते हैं। तो सेल कितने टाइप के हो गए भैया? दो टाइप के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल हो गए सब। सेल हम आपको कैसे दिखाएं? प्राइमरी सेकेंडरी सेल को दिखाएं कैसे? ये बताइए तो, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? ये प्राइमरी सेल है या सेकेंडरी? प्राइमरी या सेकेंडरी? इसका शक्ल देख के कुछ लग रहा है प्राइमरी, कुछ लोग कह रहे हैं सेकेंडरी। प्राइमरी या सेकेंडरी देखिए ध्यान से। ये चार्ज हो जाता है इससे लगा के। इसको इसमें खोस देते हैं। आप बताइए प्राइमरी था कि सेकेंडरी? प्राइमरी या सेकेंडरी? अब तो कोई भी बता देगा भैया। दो इधर चार्ज हो जाता है और दो पीस इस साइड में चार्ज हो जाता है। जैसे मान के चलिए इस साइड में भी जगह है, दो ठो इधर भी लग जाता है, दो ठो इधर भी लग जाता है। अभी इधर ही से निकाले हैं। टोटल ये चार को चार्ज कर सकता है। दो इस साइड से कर सकता है और दो को इस साइड से कर सकता है। ठीक है, तो टोटल चार सेल को चार्ज कर सकता है ये सेकेंडरी सेल नहीं। और ऐसा ही सेल आप खरीदते हैं जो 10 रुपये का बिकता है। जो 10 रुपये का बिकता है, रेड कलर वाला एवरीडी, निप्पो, ये सब वाला सेल होता है कि नहीं? यहाँ पे था पहले, वो यूज़ करते थे। वो 10 रुपये का मिलता था। वो क्या था? प्राइमरी था, चार्ज नहीं हो सकता। ये ससुरा 90 रुपये का एक ठो है। 90 रुपये का एक ठो है, लेकिन पैसे भी तो बचा रहा है यार। 4 ठो खरीद लो, साल भर का काम खत्म। 6 महीने तो चल ही जाता है। तो ये महंगा मिलता है। देखो भाई साहब, शक्ल देख के किसी को नहीं बता सकते हो ये चार्जेबल है या नहीं है, धोखा खा जाओगे। लेकिन जनरली आपको अंदाजा लग। इन्वर्टर में जो बैटरी लगती है वो कौन सा है? इन्वर्टर में जो बैटरी लगता है बड़का धोधड़, सेकेंडरी होती है। इन्वर्टर की बैटरी सेकेंडरी। हाँ हाँ, रेडियो वगैरह में आप कहीं, यार रेडियो का ज़माना चला गया यार। तो देखिए, सेल को प्राइमरी और सेकेंडरी में तो आप बांट सकते हैं। सेल और कैपेसिटर में अंतर क्या होता है? सेल धीरे धीरे एनर्जी देता है, कैपेसिटर हचाक से दे देता है। सेल धीरे धीरे देता है। सेल जो होता है वो दो, इसको बनावट के हिसाब से भी दो भाग में बांटते हैं। अगर उसमें लिक्विड भर रहे हैं, उसमें क्या भर रहे हैं? लिक्विड, तो उसे कहते हैं द्रव सेल, लिक्विड सेल। क्या कहते हैं? लिक्विड सेल। जैसे H2SO4 भर दिया जाता है घर की बैटरी में, H2SO4, तो वो लिक्विड सेल है। लेकिन जो हम इसमें यूज करते हैं, इससे थोड़ा लिक्विड वाला इसमें बह जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? बह जाएगा। तो इसमें लिक्विड यूज नहीं करते। कार की जो बैटरी होती है, कार की बैटरी यही वाली होती है, यही वाली बड़ साइज की होती है। इतनी चुकी में लगा देंगे कार की बैटरी, दे दिख 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 दिख, सेल्फ स्टार्ट वही से होगा, नहीं होता ना। मोटरसाइकिल में शुष्क देखिए, तो बैटरी के अंदर जो केमिकल भरा जाता है ना, उस केमिकल को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। द्विध्रुवक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं।
ये इलेक्ट्रोलाइट जो है अगर ये लिक्विड में है तो उसे कहते हैं द्रव सेल, और अगर ये लिक्विड में नहीं है सॉलिड में है, जैसे ये शुष्क है ये वाला, तो इसे कहते हैं हम लोग शुष्क सेल। शुष्क सेल का यूज वहाँ करते हैं जहाँ हील डुल होता है, उसे जब वहाँ लिक्विड भर देंगे तो छलक के बाहर चला आएगा, क्या हो जाएगा, छलक के बाहर चला जाएगा। तो जहाँ हील डुल होता है वहाँ शुष्क सेल, और जहाँ अस्थाई पड़ल रहता है जैसे घर की इन्वर्टर वाली बैटरी, तो वो वाला में वो किसकी यूज कर देते हैं हम लोग, वहाँ पर हम लोग लिक्विड सेल का यूज करते हैं, क्योंकि घर में तो हिल डुल करना नहीं है। ट्रैक्टर, गाड़ी, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, ये सब की बैटरी में कौन सा होगा, कौन सा होगा, लिक्विड एंड ड्राई। लिक्विड एंड ड्राई, किसी को दिक्कत, लिक्विड एंड ड्राई। आगे बढ़े, अब बात करते हैं बैटरी किसे कहते हैं। कोई फायदा, कोई अंतर नहीं है, अगर इसको ग्रुप में रख देते हैं ना तो क्या हो जाता है, बैटरी हो जाता है। कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभी इसमें बैटरी काम कर रहा है, सेल पे ये नहीं चलेगा। ये किस पे काम करता है, बैटरी पे काम करता है। कितनी बैटरी लगी है, कितनी सेल है, तो 2 सेल। ये सेल पे काम ही नहीं करेगा जब तक बैटरी नहीं लगाएंगे। देखिए कैसे, अगर हम इसकी एक सेल निकाल देंगे, ये अभी कितनी सेल है, 2 सेल, जहां इसका ग्रुप बना ये बन गया बैटरी, हम एक निकाल देंगे काम नहीं करेगा। देखिए एक निकाल के दिखाते हैं, देखिए अब आवाज जाएगी, आवाज नहीं जा रही होगी, रीजन समझिए। ये सेल पे काम ही नहीं करता, ये किस पे काम करता है, बैटरी पे। किस पे काम करता है, बैटरी पे। तो आपके जितने चीजें हैं सब के सब ससुरे बैटरी पे काम करते हैं। इसलिए धीरे धीरे आदमी ने सेल कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि एक चीज पे तो काम, एक घड़ी है जिसपे एक तो आपका क्या होता है, एक सेल पे काम कर जाता है घड़ी, बाकी तो कोई चीज है नहीं जो आपकी एक सेल पे काम करती है। घड़ी है जो एक सेल पे क्या करती है, काम करती है। घड़ी किस पे काम करती है, एक सेल पे काम करती है, अदरवाइज जो काम नहीं करेगी। वो भी जो सीबीएसई बोर्ड वाला घड़िया होता है उसमें 2 सेल लगता है, एगो टाइम दिखाने के लिए, एगो टनटनाने के लिए, टड़ांग टड़ांग, वो सीबीएसई वाला लगाता है ऐसे वाला। तो समझ में आ गया, सेल और बैटरी में कोई अंतर नहीं होता है, सेल एंड बैटरी में कोई अंतर नहीं होता है। आगे बढ़े, देखिए एक बात बताओ भैया, करंट को ले जाने वाले को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। करंट को ले जाने वाले को क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। इस असुरे के 75 गो नाम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, इसी को ना कहते हैं जी। ये बहुत करंट को ले जाने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, करंट को ले जाने वाले को कहते हैं। भाई साहब इसमें भी तो करंट है, इसमें भी तो करंट है, इसमें भी तो करंट को ले जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में करंट, बहुत कम करंट है। तो वोल्टेज जो दिखाता है, वोल्टेज ये लार्ज अमाउंट को दिखाता है। जैसे तार में वोल्टेज होता है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज होता है, घर बड़का बड़का चीज में वोल्टेज होता है। लेकिन अगर कोई बहुत स्मॉल चीज है, क्या है, स्मॉल है, बहुत कम अमाउंट में, लार्ज नहीं है, बहुत कम अमाउंट में है, तो उसे हम वोल्टेज नहीं कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। अरे यार दिमाग लगाओ ना, एक के बतिया तो है। वोल्टेज उसे कहते हैं जो करंट को ढकेलता है, अहिया तो वही कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला फोर्स। देखो विद्युत वाहक बल, धकेल धकेल के ले जाएगा। कौन मार अंतर है, क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से ट्रांसफार्मर में और स्टेबलाइजर में कोई अंतर नहीं था, एक ही चीज बात है, कपड़ा पहना था, बस इसमें भी वही अंतर है। बड़का करंट को ढकेलेगा तो वोल्टेज, तनी तनी फुचुर फुचुर ढकेलेगा तो ईएमएफ। अब आप बताओ बैटरी में वोल्टेज होता है कि ईएमएफ, बैटरी में वोल्टेज, बताओ भैया इसमें वोल्टेज होगा कि ईएमएफ होगा, बताओ भैया इसमें हमें वोल्टेज होगा, मारेगा हाथ में झंझना देगा। आपके मोबाइलवा में को वोल्ट पे काम करता है आपका मोबाइल हाँ को वोल्ट पे काम करता है, छोटा रहता है, 1-2 वोल्ट पे चलेगा, 4-5 वोल्ट पे चलता है तो उसे कहते हैं ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उस तरह से तो 12 वोल्ट के हम ही लोग रहते हैं, 6 वोल्ट हम ही लोग के अंदर होता है। हम लोग जो होते हैं, कितने वोल्टेज का करंट है हम लोग के, एनी टाइम हम लोग में ना 4 से 6 वोल्ट का करंट रहता है।
एनी टाइम हमारी बॉडी में 4 से 6 वोल्ट का करंट रहता है। कैसे देखिए, जो भुक भुकवा घड़ी होता है, जो भुक 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 चलता है, पुराना साइज का जो भुक भुकवा घड़ी था, उसमें से सेल निकाल दीजिएगा, एक प्लस में तार बांध दीजिएगा, एक माइनस में तार बांध दीजिएगा, एगो तरवा इधर सटाइएगा, एगो तरवा इधर सटाइएगा, आप फिर देखिएगा घड़िया चालू हो जाएगा, घड़िया चालू हो जाएगा। तो हम लोग खुदे करंट है। रीजन क्या है, जहाँ कहीं गति होगा करंट उत्पन्न हो जाएगा, जहाँ कहीं गति होगा करंट, हम लोग के बदन में खून गति कर रहा है तो ईएमएफ है कि नहीं। हाँ, पुरुषों का ईएमएफ कम होता है और महिलाओं में ईएमएफ नहीं होता। महिलाओं में क्या होता है, वोल्टेज होता है। हाँ? आप बताइए भैया, महिलाओं में ईएमएफ होगा या वोल्टेज होगा, आप बताइए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए महिलाओं में ईएमएफ होता है या वोल्टेज। एक कह रहा है 440 वोल्ट, हाँ 440 वोल्ट। और ये गलत नहीं है, ये हमारे ऊपर कोई महिला इल्जाम नहीं लगाएगी, ये खुद सलमान खान ने कहा है, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। सोच रहा हम लोग तो ईएमएफ है भैया, 3-4 वोल्ट लगेगा किसी को कोई असर नहीं पड़ेगा। लड़की क्या होती है, वोल्ट, लगे 440 वोल्ट। सोचो लड़की छुआ है कि ट्रांसफार्मर रे। तभी करंट मार देती है सब। अब समझ में आ गया। अभी बताओ भैया, जो बैटरी है, जो क्या है, बैटरी है, उसमें करंट होगा या ईएमएफ होगा, मतलब वोल्टेज होगा या ईएमएफ होगा। जो बैटरी के अंदर जो करंट है, इसे कौन ढकेलेगा, वोल्टेज ढकेलेगा या इस करंट को ईएमएफ ढकेलेगा। तो ईएमएफ ढकेलता है। क्या ढकेलता है, ईएमएफ ढकेलता है। तो आते हैं अब अपने टॉपिक पे। किस पे आते हैं भैया, टॉपिक पर। ईएमएफ विद्युत वाहक बल, ईएमएफ हो गया। चलो भैया देखो, जब कभी भी कोई बैटरी से करंट ले जाया जाता है, I इज इक्वल टू होता है ईएमएफ। आई को कौन ले जाता है, ईएमएफ को। किसी बैटरी द्वारा करंट को कौन ले जाता है भैया, ईएमएफ ले जाता है। याद रहेगा कि नहीं, कैसे याद रखिएगा, बैटरी से जो करंट जाता है वो आई, इसे कौन ले जाता है, ई। अरे यार ई लिख देंगे तो ठीक नहीं है, ईएमएफ कौन लिखता है यार, कौन लिखता है ईएमएफ, कौन लिखेगा, ईएमएफ कोई लिखेगा, ढकेलता है। इसमें क्या करेगा, ढकेलेगा। कोई है जो इस करंट को रोकेगा भी, इस ईएमएफ को कोई रोकने वाला है या नहीं है, रोकेगा। दो चीज रोकेगा, देखिए क्या रोकेगा, दो चीज रोकेगा। जैसे देखिए ध्यान से, पहली बात, बैटरी लगी है यहां पर, बैटरी लगी है यहां पर, बैटरी के प्लस से माइनस की ओर करंट जाएगा, बैटरी से प्लस से माइनस की ओर जाएगा, और फिर इस माइनस से इस तार को होते हुए करंट यहां तक आ रहा है। तो यहां दो जगह रुकावट है, एक बैटरिया के अंदरवे प्रतिरोध है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, जो बैटरिया को कहेगा तू प्लस पे रहो, माइनस पे नहीं आओ। तो एक तो इंटरनल रेसिस्टेंस है और एक तो क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इस तार का है, इस तार का है। लेकिन अगर ये बैटरी से नहीं चलता, अगर ये बैटरी से नहीं चलता, सीधे बिजली से चलता, जैसे मोबाइल है, सीधे बिजली से घोंप दीजिएंगे तो सोच रहा हूँ में इंटरनल प्रतिरोध कहाँ आएगा, तो सीधे तरवे का प्रतिरोध है, एक्सटर्नल। तो जब कोई चीज एसी करंट से चलती है, यानी सीधे एसी करंट से, तो उसमें केवल बाहर का प्रतिरोध काम करता है। लेकिन जैसे आप बैटरी से जोड़ देते हैं, तो अरे भैया बैटरी से जोड़ने के पहले उसको डबल मशक्कत करना है। कौन सा, एक आंतरिक प्रतिरोध, वो तरवा का बाह्य प्रतिरोध। तो इस ईएमएफ को कौन कौन रोक रहा है, इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, दो चीजें रोकती, दो चीजें रोकती। काम खत्म, काम खत्म हो गया, बन गया, आपका आंसर आ जाएगा इस पर। ये फॉर्मूला किस घोंचू को नहीं याद होगा कि भैया बैटरी से चलने वाली धारा आई जो होती है, बैटरी से चलने वाली धारा आई जो होती है, वो ईएमएफ बटा आई आर पे डिपेंड करती है, ई बटा आई आर पे डिपेंड करती है। लेकिन लड़का पगला है, लड़का पगला है, उदू को फार्मूला याद रखता है, आई इज इक्वल टू एन ई बटा एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। एगो ये याद रखेगा, नहीं तो एगो ये याद रखेगा, आई इज इक्वल टू एन ई बटा स्मॉल आर प्लस, हाई एन को इसमें गुणा करेगा, एन कैपिटल आर।
कहेगा ये सीरीज के लिए पैरेलल के लिए दूर घोचू तू नहीं मर जोते जाके एग्जाम में। सब अपने आप को आइंस्टीन का दामाद समझता है। अरे एगो फॉर्मूला याद करना। हाँ अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताते हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछते। ये बैटरी है, ये सेल है, अकेले है तो सेल है। हम कह देते इससे कितनी धारा निकलेगी यदि, इससे कितनी धारा निकलेगी यदि इसका ईएमएफ, कितना ईएमएफ है ये पे लिख ले होगा ईएमएफ। चुचुरा ईएमएफ लिखना रे, कहाँ लिखा है तुम? हाँ देखो, अच्छा एक बताओ ईएमएफ की वैल्यू किस में आएगी? वोल्टेज में भी आएगी। अरे भैया ये भी तो वोल्ट में आता है तो ये भी तो वोल्ट में आएगा। इसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, पढ़ो लोग। नहीं पढ़ा रहा है, यहाँ लिखा है 1.5 वोल्ट, 1.5 दिख रहा है। अरे देखो ध्यान से, 1.5 दिख रहा होगा, दिखा 1.5? नीचवा कोनवा में लिख ले है, कितना लिखा है? 0.5 पगला कहीं का, 1.5 है, कैमरा में नहीं दिखा होगा 1.5 है। अरे छोड़ो यार, अब नहीं दिख रहा है तो हम क्या दिखाएंगे थोड़ी। तो ईएमएफ कितना है? ईएमएफ कितना है बोका कहीं का? 1.5। इसका आंतरिक प्रतिरोध है 0.5, तो इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? 0.5। 0.5 इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? 0.5। मान के चलिए एक ऐसे प्रतिरोध, ऐसे तार से जोड़ दे इसको, एगो ऐसा तार से जोड़ दे, उस तार का प्रतिरोध, तारवा का बैटरिया का अंदर घुसेगा नहीं ना, बाहरवे से ना जोड़िएगा जी ऐसे कि अंदरवा कोच दीजिएगा बैटरिया के, ना खोद है में घोप देंगे, में नहीं ना घोपेंगे, बाहरवे से ना जोड़ेंगे इसमें। तो बाहरवा से जोड़ेंगे तो इसका बाह्य प्रतिरोध मान लीजिए 1 है, 1 है, बाह्य प्रतिरोध कितना है? 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 जोड़िए। कितने एम्पियर की धारा बहेगी भैया? 1 और आधा 1.5, 1 एम्पियर की धारा। कितने एम्पियर की धारा? 1 एम्पियर की धारा। 1 एम्पियर की धारा बहेगी, काम खत्म। कितने एम्पियर की धारा बहेगी? 1 एम्पियर की। कितने एम्पियर की धारा बहेगी? 1 एम्पियर की। लेकिन लड़कवा ना वो दूसरा फॉर्मूला से बताएगा, वो बोका है, देखिए कैसे बोका है वो। देखिए लड़कवा कितना बोका है। अभी जो हम निकाले हैं अपने उसका बैटरिया का ईएमएफ कितना दिए थे? ईएमएफ कितना था? 1.5। आंतरिक प्रतिरोध कितना था? 0.5। इस तार का प्रतिरोध कितना था? 1। इस तार का प्रतिरोध कितना था? बाह्य प्रतिरोध 1। बाह्य प्रतिरोध कितना था? 1। कितना था? 1। आप बताइए अब कितनी धारा जाएगी? बताओ, हे में से कितना धारा जाएगा? बताओ, इसमें से कितनी धारा जाएगी? क्योंकि इसमें दो गो है, कितनी धारा जाएगी? 2 गो। तो भैया में दिमाग कौन सी लगाना है यार? 2 गो है तो ही एन लिख दो, एन की जगह 2 गो। जब 2 गो है तो हेहू में एगो आंतरिक प्रतिरोध, हेहू में आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध 2 जगह हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध 2 जगह होगा। अका तरवो 2 गो है? तरवो 2 जगह है नहीं ना, तरवा 2 जगह नहीं है, तो आरोइन रह जाएगा। तो लड़का फार्मूला याद करेगा, एन एन। सचरा फेल होके आएगा तो कहेगा कि फेल हो गई, लो निकालो। ले 2 गो है तो 2 गो लगा दिया, सीधे आंसर मार दिया। 2 गो है तो 2 गो होगा, 2 गो है तो 2 गो हो जाएगा। माने कहां से तू लिया रहा है भैया? 2 गो, 2 गो हो जाएगा सर। माने एगो बैटरी पे 1 एम्पियर आया था तो 2 गो बैटरी पे 2 गो आना चाहिए, 3 गो बैटरी पे 3 एम्पियर, 4 गो बैटरी पे 4 और 5 गो बैटरी पे 5 एम्पियर के करंट आने चाहिए। सिंपल। तो हमारा वॉशिंग मशीन जो चलता है 5 एम्पियर पे चलता है, 5 गो बैटरी लगा देंगे, वॉशिंग मशीन धक 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 चलेगा। तो हम तो लोल है ना जो सोच रहा बिजली बिल दे रहे हैं। आप लोगों से ट्यूशन लेना चाहिए। खतरनाक है आप लोग तो, एकदम सिंपल। वाह रे भाई, एगो 1 एम्पियर दिया, कोई दिक्कत नहीं।
हमको ट्रेन चलाना है 50 एम्पियर पे, ऐसा 50 गो बैटरी लगा देंगे, ट्रेन चला देंगे। भारत सरकार लोल है जो बड़का बड़का डीजल इंजन पे खर्चा करती है, हमारे विद्यार्थियों को ले जाए, सोच रहा 50 गो बैटरी पे ट्रेन चला देगा सभी से। बाहर है भैया, धन्य हो तू लोग, सुसाइड कर लेगा सब न्यूटन आइंस्टीन देख के तू लोग को। लड़कियां सब सही है सब पढ़ने में। देखो ईएमएफ कितना है, 1.5 है। कै गो बैटरी है, तो 2 गो बैटरी है, बैटरी 2 गो न है। एगो का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.5 है। कै गो बैटरी है, 2 गो बैटरी है, बैटरी 2 गो प्लस तारवा 1 गो है, आंतरिक प्रतिरोध 1। निकालो, 1.5 में 2 का गुणा करोगे ऊपर हो जाएगा 3, है में ऊपर करोगे 1 हो जाएगा। देखो आधा गुणे 2, आधा आधा 1, 1.5 खड़े खड़े जोड़ रहा है सर, खड़े खड़े जोड़ ले बाबू, जोड़ लो। आ जाएगा। एग्जाम में आप एक सावधानी बरतिएगा। सावधानी क्या बरतिएगा, ध्यान से समझिए। सावधानी क्या बरतिएगा, जितनी बैटरी होगी यहाँ एन होगा, जितनी बैटरी होगी वहाँ एन तो लगेगा। एन क्या है, सेल की संख्या है, 4 गो सेल 5 गो सेल। लेकिन कभी कभी इसमें भी एन लग जाता है और कभी इसमें एन न लग के इस वाले में एन लग जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया, दोनों में से किसी में क्या लग जाता है, एन लग जाता है। समझ में आ गया। अब ये ससुरा एन इसमें लगेगा तो समझ में आता है, एन इसमें लगेगा तो समझ में आता है, लेकिन ससुरा इसमें एन कब लग जाएगा। तो आप कहेंगे सर 4 को तार जुड़ ले रहेगा तब ना, 4 को तार पे नहीं जुड़ेगा, ऐसा एन लग जाता है। देखो कैसे, ऊपर वाला एन लगेगा बैटरियों की संख्या पर, और उसी एन का गुणा होगा नीचे, वो इसमें होगा कि इसमें होगा, ये डिपेंड करेगा किसका वैल्यू दशमलव में दिया। जिसका वैल्यू दशमलव में दिया वही में गुणा कीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कैपिटल आर की वैल्यू दशमलव में नहीं था, दशमलव में नहीं था, स्मॉल आर का वैल्यू दशमलव में था, इसलिए स्मॉल आर में हम गुणा किए हैं। ट्रिक याद रखिएगा, जोना ससुरा का दशमलव में वही में कोचेंगे। क्यों, क्योंकि हमें हर हाल में प्रतिरोध को कम करना है, और प्रतिरोध को कम करना है, और दशमलव का मतलब होता है छोटी संख्या, दशमलव का मतलब होता है छोटी संख्या। और मैथ में एगो नियम है, छोट गुणे छोट बराबर बहुते छोट, छोट में छोट का गुणा कर देंगे तो बहुत छोट हो जाता है। जिसमें 1 में 2 का गुणा करेंगे ना 2 हो जाएगा, और ये दशमलव 1 में 2 का गुणा करेंगे तो नहीं होगा, दशमलव में करते हैं तो छोटे हो जाता है। तो जिसका वैल्यू दशमलव में रहेगा वही में कोच दीजिएगा गुणा करके, कोच देंगे। चलिए देखते हैं कोच पा रहे हैं कि नहीं। एगो क्वेश्चन देते हैं आपको, प्रीवियस ईयर का ही दे देते हैं। दो सेल जिनका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, जबकि बाह्य प्रतिरोध 1.5 ओम है। तो धारा I बराबर कोने में गुणा होगा, बड़का में कि छोटका में, जौन छोट वही में एन का गुणा करिएगा।
आई बराबर एन इंटू ई बटे, अब हमको देखना है कि बड़का प्रतिरोध कितना है। देखो भैया, बाह्य प्रतिरोध का मतलब होता है कैपिटल आर। ससुरा कैपिटल आर दशमलव में है, तो हम आर में गुणा नहीं करेंगे एन का, बल्कि कैपिटल आर में गुणा कर देंगे, क्योंकि एन का गुणा बड़के वाले छोटके वाले में होता है। चलिए अब बनाया जाए धकाधक। एन मने कै गो बैटरी, 2 गो, प्रत्येक का ईएमएफ कितना है 1.5, तो 1.5 बटा आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आंतरिक प्रतिरोध है 2, प्लस एन की वैल्यू 2 गो सेल है इंटू 1.5। लो ई से जुड़ा कितना हो गया, आंतरिक प्रतिरोध आई हो गया 3, आई कितना हो गया 1.5 2 3 1 5, 0.6 0.6। एम्पियर है, एम्पियर है तो एम्पियर में ही निकलेगा। हो गया, सेल बैटरी हो गया, सेल और बैटरी हो गया। देखिए अब आपसे 2 टाइप का सेल पूछ लेता है। एक पूछता है सबसे पहला सेल कौन था, तो सबसे पहला सेल बनाने का काम किया था वोल्टा नामक आदमी ने। किसने बनाया था, वोल्टा नामक आदमी ने पहला सेल बनाया था, बड़का धोधड़ सेल बनाया था वोल्टा ने, इसलिए इस सेल को कहा गया था वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल, कौन सा सेल, वोल्टीय सेल। पहला सेल कौन सा था, फर्स्ट सेल था वोल्टीय सेल। एगो बाल्टी बराबर में ये बनाया था, क्या बनाया था, बाल्टी बराबर में लेके बनाया था ये। उसमें क्या डाला था, ये H2SO4 डाला था। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या डाला था, इसे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसने क्या डाला था, H2SO4 डाला था। H2SO4 डाला था। जनरली हर एक बैटरी में आपके क्या लगता है, H2SO4 डाल दिया जाता है। वो H2SO4 इसमें भी ध्रुवक का काम करता है। और जिंक के रूप में इसने पॉजिटिव को बनाया था। जिंक के रूप में इसने किसे बनाया था, पॉजिटिव। पॉजिटिव को कहते हैं एनोड, क्या कहते हैं, एनोड। पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड। तो जो इसका प्लस वाला बनाया था, कौन वाला, प्लस वाला, ये जिंक का था। पॉजिटिव वाला जिंक का था, पॉजिटिव वाला क्या था, जिंक का। जबकि इसने जो निगेटिव बनाया था वो कॉपर का बना दिया था। तो एक निगेटिव भी बनाएंगे, तो ये कॉपर का था। निगेटिव वाला किसका था, कॉपर का था। तो निगेटिव वाला जो था कॉपर का बना हुआ था, निगेटिव यानी कैथोड का, कैथोड का बना था, कैथोड का। इतनी मेहनत से इसने जो बनाया था उसका ईएमएफ आया था 0.18 वोल्ट, 1.08 वोल्ट आया था। इतनी छोटी सी बैटरी थी, इसे सूरा घड़ी को नहीं घसका पाएगी। जो भुकभुकुआ घड़ी थी ना, केवल सेकंड वाले को घसका सकती है। इसका पावर बस इतना है कि केवल थोड़ा सा सेकंड वाले को 4-5 बार घसका सकती है। लेकिन भाई साहब पहली बार ऐसा था जब किसी चलती बिजली को रोका गया था। इसके बाद आए थे डेनियल सेल, उन्होंने वोल्टेज थोड़ा और बनाया। डेनियल सेल के बाद आया लेक्लांसे सेल, उसका वोल्टेज और आया। उसके बाद आया ड्राई सेल, उसका वोल्टेज और आ गया। और भाई साहब अब इतनी ना बैटरियां पावरफुल हो गई कि ससुरा बैटरी वाला मोटरसाइकिल आ गया, ट्रक आ गया, ई रिक्शा आ गया, हवा हवाई आ गया। बहुत धक धका के चलता है हवा हवाई बैटरी वाला, बशर्ते उसमें कोई मोटी महिला न बैठी हो तो उसका ईएमएफ तगड़ा होता है। लेकिन अगर 2 गो बैठ गई से मोट मोट ऐसे धमाक से, सब ईएमएफ फेल हो गया, ससुरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। रिक्शा कांक देता, आवाज करने लगता है उसला, उसका ईएमएफ। तो भैया तो धीरे धीरे तो सुधार होता है, सुधार होता है कि नहीं, धीरे धीरे। अभी तो हर टाइप के सेल आ गए हैं सब। अभी तो ज्यादातर में किस में, शुष्क सेल आ गए हैं सब, शुष्क सेल आ गए हैं। अब कौन सा आ गया, शुष्क सेल। शुष्क सेल देखे हैं, शुष्क सेल देखे कि नहीं देखे भाई। शुष्क सेल में भाई एक कार्बन का पॉजिटिव रहता है, ये क्या रहता है, कार्बन का रहता है। शुष्क सेल में एक बीचवा में मोटा सा रहता है कार्बन का ही, देखे हैं।
पहले रेडियो में लगता था कार्बन का, ये रहता था पॉजिटिव, और नीचे एगो सिल्वर कलर का जिंक रहता था इस टाइप का, ये हो जाता था निगेटिव। क्या हो जाता था? निगेटिव। तो ये था जिंक का और ये था कार्बन का, इसे बना दिया गया था पॉजिटिव और जिंक वाले को बना दिया गया था निगेटिव, और इसी को बैटरी में डाल दिया जाता था। जिंक वाले को क्या बना दिया था? निगेटिव। अभी भी इसमें होगा ही। देखिए है जो इसका मुड़िया ऊपर निकला है वो पॉजिटिव है, देखिए इसमें पॉजिटिव लिख रहा है। चलो कैमरा जूमिंग छोड़ देता है, पॉजिटिव लिख रहा है। प्लस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लस दिख रहा है। हाँ, तो ऊपरा वाला खोपड़िया जो निकला है कार्बन का, है जो है ढकनवा निकालेंगे ना, है ढकनवा निकालिएगा तो इसके नीचे कार्बन का करिक्का दिखेगा। ये जानबूझ के ढक्कन दिखाया गया है, ढकनवा नहीं लगाएगा ना तो करिक्का टूट जाएगा। कार्बन मजबूत नहीं होता है, टूट जाएगा वो, करिक्का टूट जाएगा। तो पॉजिटिव है। और नीचे वाला ये जो जस्ता की जो परत लगा दी गई है जिंक की, ये परत क्या है? निगेटिव है। ये क्या है? निगेटिव है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाता है, इसके अंदर क्या भर दिया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट, वो नौसादर भर दिया जाता है, और MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 और नौसादर भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है? नौसादर। नौसादर का फॉर्मूला क्या होता है भैया? अमोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं? नौसादर। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl, ये हो गया। ये याद रखिएगा, शुष्क सेल में पूछता है। शुष्क सेल में बैटरी चार्ज में लगा दो, नहीं तो सुबह क्लास में दिक्कत होगा। शुष्क सेल में पूछ देता है। खत्म हो गया सेल, क्या हो गया? खत्म। अब जनरेटर पढ़ते हैं लोग। शुष्क सेल का और वोल्टीय सेल का याद रखिएगा, यादें रख पाएंगे, दूसरा तो कोई तरीका है नहीं याद रखने का। जनित्र, जनित्र, जनरेटर, जनरेटर। ये जनरेटर क्या होता है भैया? जनित्र, ये बिजली उत्पन्न करता है। क्या करता है? बिजली उत्पन्न करता है। अब ये ससुरा जनरेटर दो टाइप का होता है। एगो ससुरा AC करंट उत्पन्न करता है, एगो ससुरा DC करंट उत्पन्न करता है। DC करंट, जो DC उत्पन्न करता है उसे कहते हैं डायनेमो, और जो AC उत्पन्न करता है ये अल्टरनेट। देखिए, डायरेक्ट करंट उत्पन्न किया तो डायनेमो, और अल्टरनेटिव करंट उत्पन्न किया तो इसे कहते हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर। ये फ्लेमिंग के राइट हैंड पर काम करता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर काम करता है। मैग्नेट आ रहा है अभी, उसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे। राइट हैंड रूल पर काम करता है। इसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है, लेफ्ट हैंड रूल पर काम करेगा। इसमें जो लगा रहता है स्लिप रिंग लगा रहता है, स्लिप रिंग, इसमें स्लिप रिंग लगा रहता है, जिस वजह से ये AC बना देता है। और इसमें कॉम्यूटेटर लगा होता है, कॉम्यूटेटर, जिस वजह से ये क्या बना देता है? DC बना देता है। दोनों में हम लोग कार्बन ब्रश का यूज करते हैं, कार्बन ब्रश का यूज करते हैं जो करंट को रिसीव करता है। इसमें भी हम कार्बन ब्रश का यूज करते हैं, कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। सब समझ गए, लेकिन अब तो आप लोग पगला जाएंगे कि सर जी ई का लिख दिए ये सब। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है करंट उत्पन्न करने में, जनरेटर में कुछ रखा ही नहीं है बनाने। आप सब घरे जनरेटर बना लीजिएगा। सुनिए ध्यान से, एगो चुंबक लीजिए यहाँ, ये एक चुंबक हो गया, और एक चुंबक यहाँ ले लीजिए।
अब इसके बीच में एक तो तार घुमाते रहिए, कॉपर का एगो तार घुमाइए इसके बीच में। अब इसमें कॉपर का एगो तार घुमा देते हैं, इसको ऐसे पकड़ पकड़ के अगर घुमाएंगे, खट 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 ऐसे ऐसे क्या करेंगे, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो इसमें गोल 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 घूमेगा, गोल गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अरे यार पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे 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 मान के चलो ये गोल 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 घूमने वाला है, तो हम ऐसे ऐसे कैसे घुमाएंगे? यहाँ पे ऐसे पकड़ के ऐसे हेलीकॉप्टर की पंखी की तरह नचाएंगे तो गोल गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा? गोल गोल घूमेगा। ये सेंटर में लगा दिए यहाँ पर। अब इसको नचाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक रिंग पहना देते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर जब ये नचता है, देखिए जब ये नचेगा क्या होगा, जब ये नचेगा तो ये करंट इस पे क्या हो जाएगा, करंट उत्पन्न हो जाएगा। जैसे नचेगा इस पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, करंट। और ये करंट कहाँ चलाएगा, इस ब्लू वाले पे चलाएगा। किस पे चला जाएगा, इस ब्लू वाले हिस्से पे आ जाएगा। ब्लू वाला हिस्सा केवल उससे सटा हुआ है। ये नचेगा इंजन द्वारा। जनरेटर का जो इंजन होता है ना, जनरेटर का इंजन इस सुरा को पकड़ के नचा देता है, यहाँ से ले जाके और इंजन से जोड़ दिया जाता है। जब जनरेटर वाई से फक 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 नचाएंगे ना तो इसको गन 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 नचा देगा। इसमें करंट उत्पन्न हो जाएगा, करंट इस ब्लू वाले पे चला जाता है। इसी ब्लू वाले को कहते हैं ब्रश। ये उस पे से करंट वाला ले लेता है, ब्रश क्या करता है, करंट उस पे से ले लेता है, ब्रश। और ये जो ब्रश ले लेता है, अगर आप इस ब्रश के पास एक इंस्ट्रूमेंट आती है जिसे कहते हैं स्लिप रिंग, अगर आपने वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट स्लिप रिंग लगा दिया तो ये उसको एसी करंट में बना देगा। और अगर आपने इसको यहाँ पर कम्यूटेटर लगा दिया तो ये किस में बना देगा, डीसी में बना देगा। तो कम्यूटेटर क्या करा देता है, डीसी बना देता है। और स्लिप रिंग क्या करता है, एसी करंट बना देता है। दोनों में ब्रश का लगना जरूरी है, क्योंकि बनने वाला करंट रिसीव कहाँ होता है, इसी ब्रश पर रिसीव होता है। इसी ब्रश पर क्या हो जाता है, रिसीव होता है। तो यही हो जाता है जनरेटर। क्या हो जाता है, जनरेटर हो गया। यहाँ पर ये हो गया। फ्लेमिंग ने इसको ये बनाने का सिद्धांत किसने दिया था, फैराडे। ये किसने बनाया था, फैराडे। फैराडे ने बताया था कि ऐसे ऐसे नचाइएगा तो करंट हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाहिने हिसाब नियम के हिसाब से स्लिप रिंग को लगाएंगे तो एसी करंट बनेगा, और लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से लगाएंगे तो ये डायनेमो बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? जनरेटर हो गया। अरे यार जनरेटर दो टाइप के होते हैं, एसी जनरेटर को डायनेमो कहते हैं, सॉरी डीसी जनरेटर को डायनेमो, एसी जनरेटर को अल्टरनेटर कहते हैं। हो गया। एसी बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, स्लिप रिंग। और डीसी बनाने के लिए कम्यूटेटर लगाना पड़ता है। एसी डीसी तो पढ़ाइए दिए, एसी अच्छा कि डीसी अच्छा, किसे स्टोर कर सकते हैं, किसी नहीं स्टोर कर सकते। जनरेटर हो गया। क्या हो गया, जनरेटर हो गया। हो गया। चलिए अब थोड़ा सा मैग्नेट बता देते हैं। जिन लड़कों का एग्ज़ाम है भाई, आप लोग इस मैग्नेट यहाँ तक में देख लीजिए, यहाँ तक में इम्पोर्टेंट है। फिर बाकी लोगों का तो कल भी क्लास होगा, परसों भी होगा। मैग्नेट, चुंबक, इसकी प्राप्ति किससे होती है, मैग्नेटाइट से होती है। मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, लोहा का अयस्क है। मैग्नेट की एक खासियत समझिए, अगर इतना लंबा कोई मैग्नेट है ना, इतना लंबा, तो ये अपने टोटल लंबाई पे काम नहीं करता है, ये लंबाई से थोड़ा कम काम करता है। ये अंदर अंदर बस इतना ही मैग्नेट है, यानी टोटल लंबाई का ये केवल 84% होता है। कितना परसेंट होता है, 84%। यानी अपनी ये ज्योमेट्रिकल लेंथ का केवल 84% होता है मैग्नेट। चुंबक का यानी कितना प्रतिशत होता है, कुल लंबाई का 84% होता है। इसके जो ध्रुव होते हैं वो दो होते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है जो पॉजिटिव करंट की तरह बिहेव करता है और यहीं से करंट आगे जाता है, और एक साउथ पोल होता है जो निगेटिव करंट की तरफ फ्लो करता है। अगर आप किसी मैग्नेट को दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जैसे मान के चलिए ये नॉर्थ है
और ये वाला आपका क्या है, साउथ है। लेकिन अगर आप इसे जहाँ तोड़ देंगे दो टुकड़ों में, आप सोचेंगे कि इन्हें अलग कर दिया जाए दो टुकड़ों में तोड़कर, तो ये इन्हें मंजूर नहीं। ये इधर साउथ बन जाएगा और इधर ये नॉर्थ बन जाएगा। यानी आप मैग्नेट को तो जितना बड़ा मैग्नेट है वो एक और नॉर्थ रहेगा एक और साउथ रहेगा। आप इसे तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, एकदम से तोड़ के इसको परमाणु बना देंगे एकदम छोटा, फिर भी उस ससुरा में एक कोनवा नॉर्थ एगो कोनवा साउथ रहेगा, एगो नॉर्थ एगो साउथ रहेगा। तो दुनिया में कोई इन्हें अलग नहीं कर सकता है, नॉर्थ और साउथ। इसी को कहते हैं हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें, जब तक आखिरी सांस तक। समझ में आ गया कि नहीं, चलेगी सांस जब तक ये ना होंगे हम जुदा। ये है मैग्नेट का सिद्धांत, इसीलिए कहते हैं चुंबकित हो रहा है मैग्नेट का सिद्धांत। किसी को दिक्कत? ले सर, स्पेस शिफ्ट में मानव की ग्रेविटी कैसे कंट्रोल होती है? बड़का कपड़ा पहन के जाता है सर, कोट, देखे हो, ग्रेविटी को कंट्रोल करने के लिए, जिसको जी सूट कहा जाता है। स्पेस सूट में लड़ाकू जहाज वाले जो पायलट होते हैं सब ना, उन लोग के ऊपर भी जी फोर्स काम करने लगता है, काम ही नहीं करेगा दिमाग, तो उन लोग भी हरा रंग का एगो सूट पहन के जाता है जिसको जी सूट कहा जाता है। आगे देखिए, अगर आप किसी मैग्नेट को, किसी भी मैग्नेट को पीटते हैं या गर्म करते हैं या फिर पीटते हैं, पीटने पर इसकी चुंबकशीलता क्या होती है, घटने लगती है। गर्म कर देंगे तो घट जाएगा, धके पीटने लगिएगा, पीटते हैं तो भी इसकी चुंबकशीलता क्या होने लगती है, घटने लगती है। चुंबकशीलता क्या होने लगती है, घटने लगती है। आगे बढ़े तो मैग्नेट की चुंबकशीलता उसको मारने या पीटने से घटती है। अब मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, एक्चुअली में तो सोच रहा 5 टाइप का, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, अस्थाई, अस्थाई, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय। समझ में आया? तो चुंबक कई टाइप के होते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इनके कई प्रकार। तो हम लोग देखते हैं एक तो प्रतिचुंबकीय। क्या देखेंगे? प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, डाई मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक, ये डाई मैग्नेटिक होते हैं। एक होते हैं अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, पारामैग्नेटिक इसे कहते हैं। और एक होता है लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय, चुंबकीय, इसे कहते हैं डाई मैग्नेटिक, इसे कहते हैं पारामैग्नेटिक, इसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। अब देखिए, ये ससुरा, ये जो चुंबक होता है ना, ऐसे पदार्थ जो चुंबक को देखते ही अपना मुंह फेर ले। देखिए, हमारा आपका ये दुनिया में किसी का किसी दूसरे पर्सन से 3 तरह का रिलेशन होता है। क्या होता है? 3 तरह से रिलेशन। या तो देखते मुंह फेर लेंगे, दूर साला हरामी, सुबेरे सुबेरे मिल गया, दिन खराब हो जाएगा। और नहीं तो देखते हाथ मिलाएंगे, और यार बहुत बढ़िया, बहुत दिन बाद मिले। और नहीं, हाँ ठीक ठाक, क्या हाल चाल, ठीक ठाक, हाँ ठीक ठाक, मतलब नॉर्मल। बस वैसे ही चुंबक भी होता है। चुंबक जिससे गुस्सा हो जाता है उसे कहते हैं प्रति। देखिए, हमेशा प्रति का मतलब होता है उल्टा। तो चुंबक, अगर चुंबक उस किसी पदार्थ को नहीं खींचता है उसे कहते हैं प्रतिचुंबकी, इसकी खींचने की क्षमता 1 से कम होती है, ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। और अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर थोड़े मोड़े आकर्षित होते हैं, इसलिए इसकी चुंबकशीलता 1 होती है। और इस ससुरा हचाक से चुंबक की ओर चल जाता है, इसकी चुंबकशीलता क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। अगर चुंबक को हचाक से खींच लिया, चुंबक को हचाक से खींच लिया, तो इसे क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय। हचाक से खींच लिया तो लौह चुंबकीय, तनी तनी खींचा तो अनुचुंबकीय। सोच खींचबे नहीं किया, मुड़ गया, देखते इसे तो प्रतिचुंबकीय। आप जितने लड़के हैं, आप लोग भी लड़कियों के प्रति इसी 3 तरह का बिहेव करते हैं। कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिन्हें करियर से मतलब होता है, वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। देखेंगे लड़की, दूर ससुरा छोड़े ने निकल, हमारे लिए ये सब चीजें नहीं है, तो क्या है, प्रतिचुंबकीय। और कुछ कुछ अनुचुंबकीय होता है, लड़की देखता है ऐसा तो देखते देखते कुछ देख और इस सलाई दे। और कोनो कोनो तो लौह चुंबकीय होता है, ऐसा देखेगा, ओ माय गॉड, वाह 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 वाह, चल दिया। जैसे आसाराम बापू लौह चुंबकीय,
एगो और कौन था जी, अरे कईयो गो है सब ससुरा, एगो औरो कौन होता खतरनाक। आप लोग बताइए, आप कौन से पदार्थ, आप लोग अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय या कौन सा है? एक तो कह रही सर हम तीनों हैं, डिपेंड करता है सामने वाली कैसी है। चलिए ध्यान से देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ जो हैं इनमें देखेंगे ध्यान से, लौह चुंबकीय पदार्थ में तो लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये तीन में फेमस लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इनकी चुंबकशीलता बहुत जबरदस्त होती है। लोहा, निकल, कोबाल्ट, लोहा, निकल और कोबाल्ट। सबसे तगड़ा होता है लोहा, उसके बाद होता है निकल, उसके बाद होता है कोबाल्ट। ये तीन ऐसे पदार्थ, तीन ऐसे को कोल्ट लिख दिए, बा छूट गया है। लोहा, निकेल और कोबाल्ट, इस ससुरे बहुत तेज चुंबक की ओर जाते हैं, हचाक से चल जाएंगे सब यहाँ पे। सबसे पार का तो ये है ही राम रहीम, आसाराम, आई हेहू के कोनो को थमा दी, इमरान खान। ये आसाराम, राम रहीम और ये इमरान खान, सबसे तेज आकर्षित ये तीनों क्या है, सब लौह चुंबकीय पदार्थ है। हचाक से एकदम तुरंत आकर्षित हो जाता है सब। आगे बढ़े, समझ में आ गया आप लोग को? ये है भैया कौन से पदार्थ, तो ये है आपके लौह चुंबकीय पदार्थ। कौन से? लौह चुंबकीय पदार्थ। किसी को कोई दिक्कत? और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ये लौह चुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या आ जाते हैं भैया, इनके एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन आता है। लास्ट में अगर मो आता है, लास्ट में मो, लास्ट में जिस चीज में मो आता है वो क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। लास्ट में क्या आना चाहिए, मो। लास्ट में क्या आना चाहिए भैया, मो। लास्ट में मो आना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए, मो। जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जितने चीजें आते हैं लास्ट में मो रहता है, वो क्या होते हैं, सब अनुचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय। बस एक वो याद रखिएगा, ऑक्सीजन और लास्ट में मो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या आ जाते हैं सब भैया, ये सब के सब अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। ये चुंबक की ओर बहुत ही कम आकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर ये ज्यादा आकर्षित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक। हो गया? बताइए तो, प्लेटिनम क्या होगा, प्लेटिनम, क्रोमियम, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, सब सब पारा 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 पारा। पारा माने आधा, देखते हैं पारा टीचर, आधा टीचर, पारा मेडिकल, आधा डॉक्टर, पारा मिलिट्री, आधा मिलिट्री। पारा माने होता है आधा, पारा आधा। ये हो गया। हाई ससुरा तो चुंबक देखते भाग जाएगा, चुंबक देखते भाग जाएगा। जैसे वायु चुंबक की ओर कोई भाग जाएगा, नमक कोई मतलब नहीं, हाइड्रोजन कोई मतलब नहीं, सोना कोई मतलब नहीं, चांदी कोई मतलब नहीं, कॉपर कोई मतलब नहीं। बस इतने याद रखिएगा, हो जाएगा। हवा, नमक, हवा, नमक, हाइड्रोजन, हवा, नमक, हाइड्रोजन, सोना, चांदी, कॉपर, हवा, नमक, सोना, चांदी, कॉपर, हवा, नमक, हाइड्रोजन, सोना, चांदी, कॉपर।
हवा, नमक, सोना, चांदी, कॉपर। हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। किसी को दिक्कत तो बोलिए। वैसे पदार्थ जो चुंबक को देखते हैं मुंह फेर लेते हैं, उन्हें कहते हैं प्रतिचुंबकीय, इनकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है। इसमें कौन कौन आते हैं? सब इसमें आते हैं ऐसा हवा, हाइड्रोजन, नमक, सोना, चांदी। सोना, चांदी, कॉपर भी आ जाएगा। ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ देख के थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते हैं। हाँ, क्या हाल चाल। इसे क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय। इसकी चुंबकशीलता एक होती है। यो हाथ उठाएगा, वो उंगली उठाएगा। इसमें लास्ट में म लगा रहता है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन याद रखिएगा, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या याद रखेंगे? म। सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, एल्युमिनियम। हो गया, हो गया। उसके बाद से लौह चुंबकीय, चाक से चल जाएगा। लोहा, निकल और लोहा, निकल, कोबाल्ट। लोहा, निकल, कोबाल्ट। लोहा, निकल, कोबाल्ट। लोहा, निकल, कोबाल्ट। ये बताइए बबुआ, ये बताइए को ध्यान से, वह कौन इन तीनों में से वह कौन सा है जो चुंबक है ये नहीं है? इन तीनों में से वह कौन सा है जो चुंबक है ये नहीं है? इन तीनों में से वह कौन सा है जो चुंबक नहीं है? ससुरा पीना पानी पी रहे हैं तो ऐसा लग रहा है चीरते हुए जा रहा है। ये पानी है कि कुछ और है रे भाई? ऐसा लग रहा है अन्य नहीं घुस गया रे। सही जगह गया है कि नहीं? पनिया बहुत ठंडा है, अंदर वाला एकदम कनकना दे रहा है भाई। चलिए, ये तो ससुरा चुंबक नहीं है। पहली बात तो ये ससुरा चुंबक है ये नहीं है, एक हटाइए। अब हम बात करते हैं क्यूरी तापमान की। किसकी? क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान, देखिए, क्यूरी तापमान उस तापमान को कहते हैं, क्यूरी तापमान उस तापमान को कहते हैं, किस तापमान को कहते हैं? जिसमें चुंबकीय गुण मौजूद रहता है। वह तापमान जिस पर किसी वस्तु के पास क्या रहता है? चुंबकीय गुण उपस्थित रहता है। वह तापमान जिसके नीचे कोई पदार्थ क्या रहता है? चुंबकीय गुण रहता है। क्या होता है? चुंबकीय गुण रहता है। जैसे आप बताइए, देंगे ध्यान से दें, अगर हम लोहा को गर्म करेंगे तो इसकी चुंबकशीलता बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। क्रोमियम को भी करेंगे गर्म तो घटेगी, कोबाल्ट को भी करेंगे तो घटेगी। लेकिन कितना टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर सकता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ जिस टेम्परेचर को अधिकतम बर्दाश्त कर सकते हैं उसी को हम कहते हैं क्यूरी तापमान। अगर उससे ज्यादा हुमच के गर्म कर दीजिए तो ये लौह चुंबकीय नहीं रह जाएंगे, ये अनुचुंबकीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनुचुंबकीय हो जाएंगे। तो किसी लौह चुंबकीय पदार्थ द्वारा बर्दाश्त किया जाने वाला या झेल जाने वाला वह अधिकतम तापमान जिसमें वो कड़कड़ा के रह जाए एकदम कि भैया अब ना, अब तनिको गर्म करेगा तो हम लौह चुंबकीय नहीं रहेंगे, अनुचुंबकीय हो जाएंगे। इसका तो सवाल पैदा नहीं होता, उससे थोड़ा चुंबक है ये नहीं है, वो कह तो छोड़िए दीजिए उसे थोड़ा डाईमैग्नेटिक को। तो वह अधिकतम तापमान जिसे कोई चुंबक झेल जाए उसे क्या कहते हैं? क्यूरी तापमान। यानी क्यूरी तापमान के नीचे, क्यूरी तापमान से नीचे कोई भी पदार्थ लौह चुंबकीय रहता है, लेकिन इसी को क्यूरी तापमान से भी ज्यादा हुमच के गर्म कर दिए तो वो क्या हो जाता है? अनुचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? अनुचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। आगे बढ़े, क्या होगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। इसका याद रखने का तरीका बड़ी सिंपल है। लोहा का होता है 973 केल्विन। लोहा का कितना होता है? 973 केल्विन। निकल का होता है 673 केल्विन और कोबाल्ट का होता है 373 केल्विन। एक नंबर लोहा, कोबाल्ट, निकल। 973, 673, 373, 973, 673, 373, 973, 673, 373। सिंपल है। यानी
हे करा तो तनिए सा गर्म करिएगा तो कहेगा ओ माय गॉड आई कैन नॉट टॉर्चर दिस प्रॉब्लम। चल जाएगा कहाँ, अनुचुंबकीय में, चुंबकशीलता कम हो जाएगी। कहेगा कि भाई इस लाइन में बहुत पिटाना है, हाई तो तनी मनी झेल ले जाएगा। हाई ससुरा पूरा थेथर है, 973 केल्विन झेल जाएगा। कहा ना हम चुंबके के साथ रहेंगे, कितनों गर्म कर दीजिए, कितनों पीट दीजिए, ससुरा ये छोड़बे नहीं करता है चुंबक को। तो क्यूरी तापमान किसे कहते हैं? वह अधिकतम तापमान जिसे कोई चुंबक, किसे कोई लौह चुंबकीय पदार्थ झेल कर लौह चुंबकीय बना रहता है, उसे क्यूरी तापमान कहते हैं। इस तापमान के नीचे कोई भी पदार्थ लौह चुंबकीय रहता है, इसके जहां ऊपर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो बोलिए। अब अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, फिर ससुरा स्टील का होता है कि नरम लोहा का होता है। 3 टाइप का चुंबक पढ़ लिए। चुंबक समझ में आ रहा है? कोबाल्ट सीबीएसई बोर्ड का, हाँ तनिए सीबीएसई बोर्ड वालों को डांट दीजिएगा तो रोने लगते हैं, बहुत शरीफ होता है सो। हो गया? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए, चलिए। 973, 673, 373 नॉर्मली याद रखेंगे इसको, याद हो जाएगा। नहीं क्या पूछ रहे हैं भाई? अरे जेनेटिक्स शिफ्ट छूट गया। चलिए ध्यान से भाई, सब इसमें केल्विन बोल दिए कि हम सेल्सियस बोले? इसमें केल्विन बोले हैं या सेल्सियस? क्योंकि केल्विन में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। केल्विन में मतलब सोच रहा और वो भयानक हो जाएगा, सेल्सियस रहेगा। सब किस में है? सब सेल्सियस में। हम शायद केल्विन बोल दिए, पता नहीं, ध्यान नहीं, ये बोले क्या है। जो भी बोले सुधार लेना यार। देखिए, अब एक चुंबक होता है 2 टाइप के, एक अस्थाई चुंबक, एक अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक। अस्थाई समझते ही हैं, अस्थाई टेम्पोररी, और एक होता है अस्थाई परमानेंट। परमानेंट, अस्थाई और अस्थाई। देखिए ध्यान से, अस्थाई जो चुंबक होते हैं ना, इसकी चुंबकशीलता जो होती है अस्थाई चुंबकों की, ये चुंबकशीलता इनकी बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी अस्थाई चुंबक होते हैं, इनके अंदर चुंबकीय प्रकृति तथा चुंबकीय क्षमता, यानी जो इसकी चुंबकशीलता होती है, यानी जो इसकी धारण करने की क्षमता होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है। यानी इसकी चुंबकशीलता, चुंबकशीलता या धारण क्षमता, धारण क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। देखिए, ये इनको अगर आप चुंबक बनाना चाहिएगा ना, तो ससुरा जल्दी ये चुंबक नहीं, तुरंत चुंबक बन जाते हैं, ये तुरंत चुंबक बन जाते हैं। और जब तुरंत चुंबक बन जाएगा ना, तो तुरंत चुंबक का गुण खत्म भी हो जाता है। तो इनमें चुंबक का जो गुण होता है, इनका जो चुंबक का गुण, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, ये फटाक से आ जाता है और फटाक से चल जाता है। तुरंत आ जाएगा, तुरंत चल जाएगा, क्योंकि इनकी चुंबकशीलता जाती है, हटाक से आएगा, हटाक से खत्म हो जाएगा। इसको चुंबक बनाएंगे, तुरंत चुंबक बन जाएगा, तुरंत चला जाएगा। इसलिए इसे थोड़ा अस्थाई नहीं होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अस्थाई। अस्थाई, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अस्थाई। फटाक से चुंबक बनेगा और फिर चुंबकशीलता खो देगा। जैसे नर्म लोहा, नर्म लोहा, नर्म लोहा, ठीक इसका ये उल्टा होता है।
इसकी अगर देखेंगे तो चुंबकशीलता और जो इसकी चुंबकीय क्षमता है, धारण क्षमता, ये क्या होती है, कम होती है, धारण क्षमता कम होती है, जिस वजह से इसका जो चुंबकीय गुण होता है, अगर आप इसको सोचिएगा कि इसको चुंबक बनाए, चुंबकीय गुण की बात करेंगे तो भैया इसमें जल्दी चुंबकीय गुण आता ही नहीं है, बहुत ही स्लो इसमें चुंबकीय गुण आता है। जब स्लो आता है तो स्लो जाता भी है, इसलिए ससुरा ये क्या बन जाता है, अस्थाई बन जाता है, परमानेंट हो जाता है। इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फौलाद या स्टील का, स्टील या इस्पात, इसे क्या कहते हैं, फौलाद। नर्म लोहा को सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, यहां तक में किसी को दिक्कत तो बोलिए। यहां तलक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, यही पूछता है भैया। देखो, अस्थाई चुंबक नरम लोहा, अस्थाई चुंबक इस्पात, अस्थाई चुंबक इस्पात। अस्थाई चुंबक किसका होता है, इस्पात का। किसी को कोई दिक्कत, अस्थाई चुंबक इस्पात का होता है, दोनों में से काम खत्म। 5 टाइप का आपको चुंबक बताए थे, 5 टाइप के बता दिए। 5 टाइप का चुंबक होता है ना, 5 टाइप के चुंबक बता दिए। पृथ्वी भी क्या है, एक चुंबक है जो कितने डिग्री पे झुकी हुई है, 18 डिग्री पे झुकी हुई है। पृथ्वी भी क्या है, एक चुंबक है जो कितने डिग्री पे झुकी हुई है, 18 डिग्री पे। इसीलिए किसी भी चुंबक को, अरे भूगोल के हिसाब से 23.5 डिग्री है, भूगोल के हिसाब से 23.5 डिग्री है, लेकिन पृथ्वी को अगर चुंबक के हिसाब से देखेंगे तो कितना डिग्री, 18 डिग्री। इसीलिए किसी चुंबक को अगर धागा में बांधिएगा ना तो कितने डिग्री झुक जाता है, 18 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 18 डिग्री पे झुक जाता है। तो पृथ्वी का चुंबकत्व कितने डिग्री पर काम करता है, पृथ्वी का चुंबकत्व कितने डिग्री पर काम करेगा, पृथ्वी का चुंबकत्व कितने डिग्री पर काम करता है भैया, 18 डिग्री, 18 डिग्री पर काम करता है, 18 डिग्री पर काम करता है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल आपको क्या बताएंगे दिखा देते हैं भैया। कल हम आपको बताएंगे भैया वेबर लारेंज बल, दूसरा बताएंगे आपको वेबर या गॉस, उसके बाद बताएंगे आपको फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, उसके बाद बताएंगे आपको फ्लेमिंग का नियम, उसके बाद चुंबकीय बल बताएंगे जिसमें क्यू वी बी साइन थीटा और आई बी एल साइन थीटा इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह वगैरह होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितने लड़कों का कल एग्जाम है भाई, बेस्ट ऑफ लक, आप टेंशन फ्री होके जाइएंगे। ज़्यादा एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में बहुत टफ नहीं पूछेगा। बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसको देखिए, एकदम हलवा क्वेश्चन पूछा है। जो बाद में क्वेश्चन पूछेंगे उनके लिए एक फ़ायदा ये है कि भैया आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाने का हमें मौका मिलेगा। आपको स्टैटिक जीके भी अलग से कवर कर देंगे, साथ में आपको करेंट अफेयर भी कवर कर देंगे। लेकिन फिर ये भी है कि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। तो भैया जो बढ़ेगा मेंटेन कर देंगे, दोनों ओर से बराबर है। इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। आप सभी लोग के साथ मेरे आशीर्वाद है। जितने लड़के हैं जिनका 28 को पेपर है, मेरा आशीर्वाद उन सब के साथ है। टेंशन फ्री जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, होपलेस नहीं होना है। इत्मीनान से क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए आप क्वेश्चन करिएगा, आपको टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं दिया जाता है। जो क्वेश्चन आ जाए पहले उसे कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चनों में ज़्यादा मत उलझिएगा वरना आपका टाइम खा जाएगा। उसे कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा साइड में रखें। रीजनिंग के उन्हीं क्वेश्चंस को आप पहले कीजिएगा जो टाइम कम लेते हैं और आपको ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं इसे हम बना ही लेंगे। तो रीजनिंग के वो क्वेश्चन जो उलझाऊ नहीं होते उन्हें बना लीजिएगा, वरना रीजनिंग क्या एक लालच है जो आपको गड्ढे में गिराने के लिए देता है। किसी भी एग्जाम में रीजनिंग को देने का मकसद ये नहीं होता है कि वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप
इसको बना लेते हैं कि नहीं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका कॉमन सेंस है ना तो रीजनिंग के आप 60 से 70% क्वेश्चन यूं ही बना लेंगे, जिसके लिए आप सेल्फ प्रैक्टिस से। लेकिन क्या होता है कि यूं ही तो बना लेंगे, रीजनिंग दिया जाता है टाइम खराब करने के लिए, और आप बना लेंगे, कहेंगे वाह रीजनिंग पूरा बना लिया, आधा टाइम खा गए। अरे भाई साहब, इसलिए रीजनिंग में उन्हीं क्वेश्चनों को बनाइएगा जो क्वेश्चन आपको 110% कन्फर्म है, अदरवाइज उसे नहीं बनाइएगा, लास्ट में उसको सौंप दीजिएगा। जिन जिन क्वेश्चनों पे आप उलझते जाएंगे उन्हें हटाते रहिएगा ध्यान से, फिर उसे टाइम मिले तो बनाइएगा, वरना क्या कर देंगे वो उलझा उलझा के रख देंगे सब तुरंत। हाँ, जो जो आप टिक करिएगा उसको कंफर्म टिक कीजिएगा, वरना कई लड़के ऐसे कर देते हैं, टिक कर देते हैं, कंफर्म नहीं रहता है। आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि उसकी वीडियोस कैसे कंफर्म किए जाते हैं, या फिर एग्ज़ाम से पहले 10 मिनट आपको या 5 मिनट ट्रायल करने को दिया जाता है कि देखिए कैसे ट्रायल होता है, उसके बाद आप ऑनलाइन धड़ाधड़ मार दीजिएगा। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? ओके, अकेला अमन जी कल मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। आप सब अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद ले लीजिएगा, दही हुई खा लीजिएगा, जाने के टाइम पे बोला जाता है शुभ हो। आप मिलेंगे, आपको आप सब लोग को फिर मेंस में भी मिलेंगे, अभी तो पीटी है, अभी तो सीबीटी 1 है ना, पीटी है, फिर मेंस में मिलेंगे आप लोग को। सब लोग दिल लगा के पढ़ाई कीजिएगा, और वैसे भी भाई जितनी वैकेंसी है ना उससे तो भाई 30 गुना से ज़्यादा आपको लड़कों को उठाएगा, 30 गुना से ज़्यादा, यानी लगभग लगभग वैकेंसी अगर आप मान के चलिए 1 लाख है, 1-1.5 लाख, तो आप एनटीपीसी ग्रुप डी मिलाकर आपको मतलब आपको मान के चलिए कि कितना उठा लेगा, 40 लाख लड़कों को उठा लेगा, 30 से 40 लाख लड़कों को क्या करेगा, उठाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको रियलिटी बताते हैं कि बहुत से ऐसे लड़के हैं ना, इसमें 20% ऐसे लड़के हैं जो एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। किसी की शादी हो गई है, किसी को पता ही नहीं है, किसी की पत्नी से टॉर्चर है, कोई लड़की है उसका ब्याह हो गया है। अब देखिए, जब ये फॉर्म आया था तो जब ये जो लड़की फॉर्म भरी होगी उसका 1 साल में अगर ब्याह हो गया होगा, तभी तो झुनझुना खिला रही होगी, बाबू बाबू मत रो, एनटीपीसी का कल एग्जाम है बाबू, तो सब तो फेंका जाएगी सब, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी बाबू भैया वाला बहुत है सब। तो 20% तो ऐसे फेंका जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 20% ऐसे फेंका जाएंगे, 20-22% ऐसे मिलेंगे जो ये सोच के जाएंगे अरे यार चलो अब क्या करना है, दे देते हैं एग्जाम। आपकी मेन फाइट होनी है कितने में, 50% लड़कों से। जितने फॉर्म भरे हैं उसमें से कितने की फाइट होनी है, 50% से, और उस 50% में 25% का रिजल्ट होगा ही, क्योंकि भाई पीटी है, सबको इसी में छाट देगा, तो फिर मेंस में किसको छाटेगा। फिर उधर जो मतलब कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिन पे मेडिकल बहुत टफ है, फिर वेरिफिकेशन में करेगा, फिर मेरिट में निकालेगा, इसलिए होपलेस नहीं होना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सब लोग को, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है, जिनका 28 को है उनके साथ भी, उनके साथ स्पेशल आशीर्वाद, और जिनका उसके आगे है उनके लिए भी आशीर्वाद, लेकिन वो थोड़ा सा आशीर्वाद पीछे से जाएगा क्योंकि ज़रूरत इन लोग को है ना, सप्लाई पहले इनको, ठीक है। गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से नींद लीजिए, टेंशन फ्री सोइएगा। सुबह उठ के जब आप जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में तो कोशिश कीजिएगा ना कोई पेट दर्द या फिर लूज मोशन की एक दवा पहले से ले ले, क्योंकि पेट और दर्द करने लगता है तो फिर ससुरा कितनों क्वेश्चन बनते रहे, नहीं बनेगा वहाँ पर, ठीक है। और आप खा नहीं पाइएगा, सुबह नाश्ता ही नहीं हो पाएगा, आपसे घोटाइबे नहीं करेगा, कोशिश कीजिएगा खाएं, और अगर नहीं खा सकते हैं तो आधा लीटर एप्पी फीज पी लीजिएगा। एप्पी फीज सेब का जूस होता है, एप्पी फीज क्या होता है, सेब का जूस। सेब का जूस जो होता है ना अचानक एनर्जी नहीं देता है, वो कैपेसिटर नहीं है कि धड़ाक से दे देगा, ग्लूकोज क्या है, कैपेसिटर, धड़ाक से एनर्जी दे देगा। सेब का जूस एक बैटरी है जो अगले 4 से 5 घंटे तक आपको धीरे 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 एनर्जी देते रहेगा, 3-4-5 घंटे में आपका क्वेश्चन कितनों दूर सेंटर रहेगा हो जाएगा। सेंटर में जाने से पहले आधा लीटर एप्पी फीज हुमच के पी लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, एप्पी फीज सेब का जूस होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए गुड नाइट, गुड नाइट।